नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संदीप शर्मा जी। संदीप शर्मा जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगी। पहले अगर हम बात करें तो संदीप शर्मा जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं देने वाले कार्यकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं और कई चैनलों पे वो बतौर प्रवक्ता किसान से जुड़ी सारी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं। और आज जब हम उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं तो आज की तिथि में संदीप शर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के चेयरपर्सन हैं। और सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आपका। तो जिस तरीके से हम लगातार, ऐसा नहीं कि आपसे रूबरू नहीं हुए हैं, आप हमेशा ही टीवी में डिबेट्स में हिस्सा लेते रहे हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है सर कि आपका जो एक्सपीरियंस है किसान को लेकर, पर्टिकुलर खाद को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन आयोग जो आपको दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब उसे कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, खाद जो है वो तो खैर किसानों के काम में आने वाला चीज़ है, हमारा जो उर्वरा शक्ति देने वाला जी। और मैं एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ लंबे समय तक। जी जी। और खुद किसान भी हूँ मैं, खेती ही मेरा काम है। तो मुझको किसान के बीच काम करने का जो मेरा एक अनुभव था खेती का, उसके कारण पार्टी ने मुझको किसान मोर्चा में और लगातार काम दिया और उसमें मैं संगठन में काम किया। और इसीलिए मैं लगातार किसानों से संबंधित उनके मुद्दे जो है और लगातार आपके टीवी चैनल के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से उन विषयों को मैं पब्लिक डोमेन पर लाता था और सरकार के संज्ञान में लाने का काम करता था। या अभी भी करना है, तो जीवन भर करने वाला काम है किसानों के लिए जो संघर्ष है वो। लेकिन अभी सब सरकार जब नहीं बनी तो ऐसे समय में पार्टी के पास जो बहुत सारे और दायित्व रहते हैं, तो यह भी एक अपने आप में एक दायित्व है। खाद्य आयोग जो है, जी जी, एक्चुअली खाद्य आयोग फूड कमीशन है और फूड कमीशन में जो है एक अच्छा यहाँ पर भी काम करने का अवसर है। और जितनी भी योजनाएं खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत और गरीबों के लिए योजना है, उस योजना के 3 बिंदुओं को देखने का काम हमारे खाद्य आयोग का रहेगा, जिसमें समय पर उपभोक्ता को उसको खाद्यान्न मिले और क्वालिटी वाइज मिले और क्वांटिटी वाइज उसकी मात्रा सही मिले और सही गुणवत्ता वाली चीज़ मिले। ये इस पर हमको नज़र रखना है, या इस पर कोई कंप्लेंट आए उस पर हमको संज्ञान लेना, ये हमारा काम है। तो आनंद है, इसमें भी काम करेंगे, एक अच्छा दायित्व है और पार्टी ने बहुत भरोसे से इस काम को हमको दिया है। तो हम निश्चित रूप से जिस भरोसे से हमारी पार्टी ने दायित्व हमको दिया है उसको निभाएंगे हम पूरे मुस्तैदी से। आपके कार्य को लेकर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संदीप शर्मा बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाके से आते हैं और उनका बचपन कैसा बीता है, किस तरीके का बचपन जिया है आपने? बचपन तो हम गांव में रहे हैं और हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी जो है हमारे गांव तर्रा के एक प्राथमिक शाला से शुरू हुई है। पर वहाँ 3री-4वीं तक पढ़ने के बाद फिर हम रायपुर आ गए थे 1972-73 में। फिर यहाँ हमने मिडिल स्कूल की शिक्षा ली और फिर कॉलेज वगैरह सब रायपुर में किए। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान की थी, हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं। घर में कृषि की मतलब हमारी खेती है, ठीक ठाक खेती है। तो घर में और कोई दूसरा, हाँ, बड़े भाई की नौकरी में जाने के बाद उस खेती को देखने के लिए और हमको देखना पड़ा, वहाँ पर जा कर के कुछ व्यवस्था को देखते थे और धीरे धीरे कॉलेज करते हुए खेती भी देखने लगे। तो मन लग गया खेती में और पढ़ाई भी कर लिए और बाद में लगा कि हम खेती करते हुए और इससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा और परिवार के जो पैतृक हमारा जो एक धरोहर है वो धरोहर भी सुरक्षित रह जाएगा। तो इसलिए हम खेती करने लग गए और खेती के संग संग फिर उस समय बचपन में ही हमारे दिमाग में एक घर के सामने जो एक RSS की एक शाखा लगती थी पुरानी बस्ती में, हमारे घर के सामने स्कूल में, हम वहाँ खेलने जाते थे। एक्चुअली दंड चलाना, लेझिम का झनझन सुनते थे, झंकार, वो सब देखने चले जाते थे। वहाँ पर के जो भैया लोग थे जो हमको अच्छी अच्छी बात भी बताते थे। बाद में हम वहीं रोज़ शाम को जाते थे और खेलते थे वहाँ। फिर एक दिन हमारी वो शाखा बंद हो गई। अच्छा। ये 1975 में। तो पता किए भी ये शाखा क्यों बंद हो गई, तो पता चला देश में मीसा लग गया है और ये शाखा इसलिए बंद हो गई। तो कौन लगा दिया मीसा, कैसे लग गया? तो उस समय फिर इंदिरा जी का नाम आया कि इंदिरा जी ने ये सब शाखा बंद करा दी है।
तो उसी समय से ये इंदिरा जी ऐसा क्यों बंद करा दी, हमको अच्छा लगता था यहाँ खेलना, उनके प्रति एक नाराज़गी का भाव हो गया जी। ये शाखा हम खेलते थे उसको उन्होंने बंद करा दिया। हमारा वो कोई बहुत उससे कोई विषय नहीं था कोई, हम तो फिर वो ही एक दिमाग में बैठ गया कि इंदिरा जी अच्छा नहीं की, हमारा खेल बंद करा दी। और वो फिर धीरे धीरे जब बढ़ते गए, बड़े हुए, तो फिर जब बाद में शाखा शुरू हुई, जनता पार्टी की उस समय सरकार ही थी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, फिर हमारी शाखा शुरू हो गई थी। तो मोरारजी देसाई बढ़िया हैं, अटल जी उस समय विदेश मंत्री थे, इन्होंने चालू करवा दिया, तो करने लगे काम। फिर धीरे धीरे इसी से राजनीति में आ गए हम, भाजपा बनी 1980 में, फिर भाजपा में जुड़ गए हम। तो संदीप जी पहले से नेता ही बनना था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कोई नेता बनेंगे, लेकिन जो यही चीज़ रुचने लग गई। फिर बाद में बहुत सारी बातें हमको अच्छा लगने लग गए उस समय। ये जो हम बचपन में जब शाखा जाने लग गए और भाजपा के कुछ बौद्धिक उसमें गए, जहाँ एक देश एक प्रधान एक निशान एक विधान, ये जो था कि कश्मीर को हमारे देश का क्यों अंग नहीं मानते, वहाँ जाने के लिए परमिट लगता है, और देश में सबके लिए कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून क्यों हैं, किसी एक वर्ग के लिए दूसरा कानून है, दूसरे वर्ग के लिए दूसरा कानून। हम छोटे थे तो ये बातें हमको बहुत आकर्षित करती थी कि भाई हाँ, देश है, सबके लिए कानून होना चाहिए। कश्मीर यदि हमारा देश है तो हमको वहाँ जाने के लिए परमिट क्यों लगना चाहिए, वहाँ अलग झंडा, हमारे यहाँ झंडा, फिर वो कश्मीर हमारा कैसे होगा जब तक अलग झंडा रहेगा। तो ये बचपन में बातें दिमाग में आ गई, तो हम यही हमारा नारा हो गया। जो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो 3 प्रमुख मांगे थी, बाद में जो राम मंदिर भी बाद में जुड़ा, विश्व हिंदू परिषद का मांग, तो ये चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में घर कई गई, और यही सब चीज़ हमारा एक लक्ष्य हो गया कि हाँ, इस देश में ऐसा होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं था कि हमको नेता बनना है, लेकिन ये जो लोग बोलते थे हम उसके समर्थक बन गए और उनके साथ काम करने लग गए। संदीप जी, बीजेपी जो है, भाजपा, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में आपको किसान नेता ही क्यों बनना था? नहीं, मैं किसान नेता बनना था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खेती करता था और पार्टी में मैं काम भी करता था। पार्टी के हमारे वरिष्ठ जानते थे कि ये खेती करता है, और उस समय भी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों का से विज्ञप्ति जारी कर दिया करता था कि ये किसानों की ये मांग है। या कभी खाद में कांच निकल गया, एक बार खाद की बोरी से कांच निकला, मैंने विज्ञप्ति जारी कर दिया कि खाद की बोरी में कांच निकला, ये जारी होना चाहिए। कभी कोई छोटी मोटी बात आती थी, कभी खाद की कहीं पर किल्लत हो जाती थी या कोई ब्लैक में बेचता था, तो हम उसमें विज्ञप्ति जारी कर देते थे कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, सरकार जो है ध्यान दे, ऐसे कालाबाजारों को पकड़े। तो हम तो उस समय ये सब चीज़ जो है किसान के नाते करते थे, और पार्टी में कार्यकर्ता भी थे, तो पार्टी को ये भी ध्यान आ गया कि खेती करता है, मुद्दों को ये जो है समझता है, तो हमको इसकी जिम्मेदारी दी कि जो तुम जो है किसान मोर्चा में काम करो। भाजपा की नई सरकार में क्या मालूम था कि जिम्मेदारी मिलेगी या उम्मीद थी? देखिए, हम तो पार्टी में जो थे, हमारे यही लक्ष्य था कि देश में जो है समान नागरिक संहिता हो। और बहुत पहले जब हम शुरू में, तो हमारा तो एक ही लक्ष्य था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाए। हम इतना ताकत लगाएं कि एक दिन हम अटल जी से बहुत प्रभावित थे। हम छोटे थे तो अपने पुरानी बस्ती से गांधी चौक के मैदान तक पैदल दौड़ते आते थे, जब कभी सुनते थे अटल जी की वहाँ सभा है या अडवाणी जी की सभा है। बड़ा आनंद आता था उनकी बातों को, उनके जो विषय रखते थे उसको सुन करके। वो सब चीज़ें हमको धीरे धीरे प्रभावित करके यहाँ लाई। इसलिए हम हमेशा नारा लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। और ये कई बार जब ये नारा को लगा लिए, कई पंचवर्षीय जब ये नारा को लगा लिए, तो एक बार फिर अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। तो एक तो ये था कि अटल जी प्रधानमंत्री बन जाएं और कुछ चीज़ें उस समय ठीक हो, परमाणु परीक्षण हो, देश शक्तिशाली राष्ट्र बने, हमारे भी देश भी जो है ताकतवर बने। तो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। और उस समय जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तो अटल जी ने एक बात कही थी उस समय कि हमको डराए मत। उस समय विपक्षियों ने कहा कि देखो, हम 120 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, हमको झुक के रहना चाहिए, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमको सबके साथ मिल के चलना चाहिए। तो अटल जी ने एक बात कही थी उस समय कि जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें कोई जनसंख्या के नाम से डराए मत, और जिसको प्रतिबंध लगाने लगा दे। और आप देखेंगे, आपको ध्यान होगा कि सबने अपना प्रतिबंध खुद ही 6 महीने में हटा दिया। तो आज भी हमारी ताकत हमारी जनसंख्या है, और जनसंख्या को अपनी ताकत बताने की बात सबसे पहले अटल जी ने कही। बाकी लोग तो जनसंख्या को लेकर डराते थे, पर उसको ताकत बनाया अटल जी ने। ये सारी चीज़ें प्रभावित करते गई, हम राजनीति में आ गए। कोई बहुत हमारा लक्ष्य नहीं था, पर हम बाद में धीरे धीरे हाँ, हमको भी पार्टी जो बनाएगी और जो दायित्व देगी उसको करेंगे। तो हमारे यहाँ विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, या आज हम खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये सब एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। ये कोई पद नहीं है कि हमने कोई बड़ा चीज़ कहीं से युद्ध लड़के जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी का दिया हुआ दायित्व है। जो मुख्यमंत्री बने वो पार्टी का दिया हुआ दायित्व है।
तो एक दायित्व हमको मिला है, तो हमेशा मन रहा है कि हमको कोई दायित्व हमारे पास रहना चाहिए। हम एक दायित्वधारी कार्यकर्ता हूँ। युवा मोर्चा को प्रदेश उपाध्यक्ष है तो दायित्व था, किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष दायित्व है, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता बने ये भी दायित्व है। तो हमारे पास एक दायित्व है, पार्टी हमको इस लायक समझी है और हमको ये काम दिया है उन्होंने, तो ये अपने आप में गौरव का विषय है। तो हमारे पास कोई दायित्व रहे, ये तो हमेशा मन रहता है, किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि वो एक दायित्वधारी कार्यकर्ता रहे, और दायित्वधारी मतलब पार्टी का उस कार्यकर्ता के ऊपर एक बड़ा भरोसा। संदीप जी, आपको बहुत अच्छा आपकी बहुत अच्छी सूझबूझ है किसानों के विषय में, खाद्य के विषय में, खाद के विषय में। तो पर्टिकुलर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हर बार ऐसा क्यों हो जाता है कि बारदाने, बीज और खाद की कमी किसानों को हो जाती है? ये समस्या आती क्यों है? देखिए, बारदाने की कमी का विषय जो है, अभी आपको ध्यान होगा जब हमारी उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार बनी, उसके पहले बहुत कम मात्रा में धान खरीदी होती थी। यद्यपि धान खरीदी का काम जो है अटल जी की सरकार ने ही शुरू कराया था। उस समय यहाँ पर जोगी जी की सरकार थी, पर अटल जी ने ही वो आदेश दिया था कि छत्तीसगढ़ में भी धान की खरीदी शुरू हो। तो उस समय नॉमिनल धान खरीदी शुरू होती थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत तेज़ी से बल्क पर धान खरीदना शुरू किया। 2002-03 में धान की खरीदी जो है मात्र 17-18 लाख टन थी, लेकिन 2003-04 वाले सेशन में जब मुख्यमंत्री बने थे जिस समय पहली बार डॉक्टर साहब, वो 28 लाख टन की खरीदी हो गई। उसके तुरंत बाद 35 लाख टन की खरीदी हो गई, फिर 42 लाख टन की खरीदी हो गई, फिर 55 लाख टन की एकदम से खरीदी हो गई, और ये बढ़ते बढ़ते उनके 15 साल के कार्यकाल में और मैक्सिमम 82.5 लाख टन की धान की खरीदी की। इस पूरे 15 साल में कोई कभी कभार कोई छोटी मोटी बारदाना की किल्लत आई होगी, वरना करोड़ों गठान बारदाना कभी किल्लत नहीं आई। ये पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार है उसमें कुछ किल्लत जरूर आई है, जिसमें किसानों से बारदाना लेकर के उसी में धान देने की बात हुई और उसका पैसा डिफरेंस का राशि सरकार दे देगी, जिसमें कुछ गड़बड़ी हुई, उनका पैसा नहीं मिला। तो बारदाना का कोई कभी बहुत पिछली सरकार में हो, बाकी हमारी सरकार में कभी ऐसा किल्लत नहीं आया। खाद की भी अच्छी आपूर्ति रही। अभी भी थोड़े से वैश्विक परिस्थिति में भी जो युद्ध का काल है इसके कारण दिक्कत है, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि सन 18 से 23 के रिजिम में हर साल खाद का दिक्कत था, और आप देख लीजिए पूरे समाचार उठा के, हम लोग किसान मोर्चा के लोग रोज खाद के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं पर धरना प्रदर्शन किए, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में गए हैं जी, क्योंकि डीएपी लोगों को पर्याप्त मिले, सारी चीज़ें व्यवस्था, इसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया। लेकिन डॉक्टर साहब के कार्यकाल में हो या भी हमारे विष्णुदेव जी के कार्यकाल में अभी ऐसा कोई बहुत किल्लत नहीं, मामूली कहीं पर है, और उसके लिए भी अभी सरकार ने और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से मांग किया है। हमको अतिरिक्त डीएपी और अतिरिक्त यूरिया का कोटा जो है वो भी बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगा, और अगस्त और मध्य सितंबर के बीच जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मुझको लगता है 2-4 दिन में इसकी खेप आनी शुरू हो जाएगी, तो जो कुछ थोड़ी मोड़ी किल्लत हो भी दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आपकी जिम्मेदारियों के ऊपर, क्योंकि जो विभाग आपको दिया गया है, अब उसकी सवालों की मैं शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि खाद्य विभाग की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, एक तो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि जो एक्चुअल में इसका जो अर्थ है, जो खाद्य आयोग को अभी यद्यपि ये खाद्य आयोग 2016 में बना है और इसके पहले 2 कार्यकाल और अध्यक्ष लोग इसमें रह चुके हैं, बीजेपी के कार्यकाल में भी और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में। लेकिन अभी जब मैं बना खाद्य आयोग का अध्यक्ष तो बहुत लोग इसको खाद्य आयोग समझते रहे, तो ये कोई खाद का संदर्भित काम है, और ये जो है किसान मोर्चा में काम करते रहे तो खाद से संबंधित कोई, पर खाद का नहीं है, ये खाद्य फूड कमीशन है जी। और ये फूड कमीशन जो है एक जितने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं लोगों को राशन देने के संदर्भ में, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक है, उस अधिनियम के तहत ये आयोग बना हुआ है। और इसमें जितने लोगों को राशन से चावल मिलता है, चाहे एपीएल से राशन मिले, चाहे बीपीएल वाले राशन कार्डधारी हो, गरीबों को जो शक्कर देते हैं, गरीबों को जो चना देने का जो काम है, ट्राइबल बेल्ट में चना देते हैं पोषण आहार के रूप में, और महिला एवं बाल विकास विभाग में जो महिलाओं को पोषण आहार देते हैं, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए पोषण आहार, 3 से 6 साल के बच्चों को पोषण आहार, और जो स्तनपान कराने के लिए महिलाओं के लिए पोषण आहार, गर्भवती महिला का पोषण आहार। जितने हमारे ट्राइबल के हॉस्टल हैं उन हॉस्टल में बच्चों को जो भोजन की व्यवस्था है, और जितने हमारे स्कूल हैं जिसमें 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन, ये मध्याह्न भोजन है। हॉस्पिटल में जो
गरीब लोग हैं जो भर्ती हैं उनको भोजन, ये जितना भोजन है ये सारे भोजन जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इनको जो भोजन मिल रहा है, इनके जो नाम्स तय हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में खाना क्या मिलेगा, बच्चों को हॉस्टल का भोजन क्या रहेगा, कितने समय उनको नाश्ता देना है, कितना नाश्ता में क्या देना है उनको, मध्याह्न भोजन में बच्चों को क्या क्या देना है, महिलाओं, इस सब के एक नाम से उसके एक लिस्ट है। वो क्वालिटी वो क्वांटिटी में और उस समय पर क्वालिटी क्वांटिटी और टाइम, इस फ्रेम पर वो चीज़ें उनके उपभोक्ता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता को खुद पता होना चाहिए कि मेरे राइट के अंतर्गत क्या चीज़ है जो मुझको मिलना चाहिए, वो चीज़ें समय पर मिले। अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसके राइट के संग कहीं पर कोई खिलवाड़ हो रहा है तो वो उपभोक्ता इसकी शिकायत हर एक जिला में, इसके नोडल अधिकारी हैं जो जिला पंचायत के सीईओज हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। वहाँ ना जाए तो सीधे अपने सरपंच को और पंचायत के जो सचिव हैं उनके माध्यम से शिकायत जो है सीईओ को भेज सकते हैं। सीईओ उसकी इंक्वायरी करेंगे, कहाँ पर गड़बड़ी है वो गड़बड़ी को दुरुस्त करेंगे इन सारी चीज़ों में सभी विभाग के। और यदि उस इंक्वायरी और जो दुरुस्तगी है उससे उपभोक्ता को असंतोष है तो सीधे आयोग आ सकते हैं अपनी शिकायत को लेकर, या सीधे भी आ सकते हैं वो। हम आयोग के लोग भी, आयोग भी हमारे नीचे जा सकता है कि भी मध्याह्न भोजन को देखने के लिए कि बच्चों को भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं, समय पे मिल रहा है कि नहीं, गर्म भोजन है कि नहीं, पौष्टिक है कि नहीं, ये देखने का हमारा काम है जी। अब आप बताइए पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग मेरी जो भी जानकारी मैंने एकत्रित किया है 28 लाख बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए जो दर्ज संख्या है, और विभाग के अनुसार लगभग 23 से 24 लाख बच्चे को रोज की उपस्थिति होती है। तो पूरे प्रदेश में 23 से 24 लाख बच्चों को रोज मध्याह्न भोजन बन रहा है। कितनी बड़ी, सिर्फ एक मध्याह्न भोजन की बात कर रहा हूँ। अभी बाकी विषय में तो अभी महिलाओं को जो पोषण आहार दे रहे हैं, या राशन की जो हमारी लगभग जितनी दुकानें हैं पूरे प्रदेश में 14,000 से ज़्यादा राशन की दुकानें हैं, लगभग 14,000 के आसपास, उन सारे दुकानों में जो राशन लोगों को मिलना है, ये बड़ा एक विषय है कि सारे जगह में क्वालिटी और क्वान्टिटी वाइज और टाइम फ्रेम में सब चीज़ मिल रही है कि नहीं, बड़ी चुनौती है। आगे क्या क्या प्लान है जिसके चलते विभाग के माध्यम से जो राशन कार्ड धारी होते हैं वो और जो किसान होते हैं उन्हें सुविधाएं मिल सकें? राशन कार्ड धारी और किसान के कोई इसको अलग अलग विषय नहीं है, लेकिन गांव के जो किसान हैं, जो राशन के पात्र किसान हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन किसानों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए। अगर कहीं नहीं बन पाया है तो क्यों नहीं बन पाया है उसको ज़रूर हम ध्यान में लेंगे। यदि भी राशन कार्ड बनाने का काम खाद्य आयोग का नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आएगा कि जो इसका पात्र होगा उपभोक्ता, वो ऐसे उपभोक्ता कार्ड क्यों नहीं बने, तो हम खाद्य विभाग के अधिकारियों को निश्चित रूप से संज्ञान में ला के उनका कार्ड बने और उनको राशन मिले, इसके बारे में जरूर हम उसमें काम करेंगे। एपीएल के लोगों को, एपीएल के भी राशन बंटता है जो गरीबी रेखा में नहीं है, उनको 10 रुपये किलो में चावल देने की योजना है। तो एपीएल का चावल भी जिनको पात्र हितग्राही हैं उनको मिले, और नहीं राशन कार्ड बने तो बनवाएं, कहीं पर कोई रोक इनके लिए नहीं है, तो उनको भी अपने कार्ड बनाना चाहिए। तो इसमें जब भी कोई दिक्कत आएगी किसी को तो आयोग इस पर पहल करेगा और उनकी समस्या का निदान करेंगे। संदीप जी, ये जो उपभोक्ता हैं, इन्हें जिस तरीके से शिकायत की बात आप कह रहे थे, और क्या क्या तरीके, क्या क्या व्यवस्थाएं इनके लिए बनाई गई हैं, क्योंकि ये गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ जाना वहाँ जाना प्रेफर कर नहीं पाते, तो ऐसी क्या सुविधा दी गई है जो आसान तरीके से शिकायत वो कर सकते हैं? एक तो ये है कि वो अपने, मैं जैसे बताया कि सरपंच को के माध्यम से, पंचायत के सचिव के माध्यम से, गांव के लोग जो हैं या सीईओस को जाके, एक हमारा और है कि एक टोल फ्री नंबर भी है आयोग का, और वो टोल फ्री नंबर को हमने सभी दुकानों में डिस्प्ले करने कहा है कि उस टोल फ्री नंबर में जो है आप फ़ोन करके और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी एक हमने योजना और अपने अभी विचार में है, उसमें देखते हैं क्या होगा। QR कोड भी हम जनरेट कराएंगे और QR कोड जो है हर एक दुकान में उसको डिस्प्ले करेंगे। वो जैसे वो QR कोड को जो है उस स्क्रीन में लेकर के बाकी डिस्प्ले होने लग गया कि कहाँ से क्या शिकायत है, किस गांव के हो, आपका क्या नाम है, सारा डिस्प्ले आ जाएगा। उसको बहुत आसानी से कोई भी जो है बहुत साधारण ज्ञान भी रखने वाले व्यक्ति उसमें अपना शिकायत जो है उसमें दर्ज करके उसको हमको सेंड कर देगा। तो हमारे आयोग में वो शिकायत किसका हुआ आ जाएगा,
उसके आधार पर हम उसको अपने संज्ञान में ले करके और उस पर काम करेंगे। तो एक तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा नंबर, जिसमें और पहले से ही व्यवस्था है भी, पर अगर कहीं उसका कहीं ठीक ढंग से उसका पालन नहीं हो रहा होगा तो हमने अभी अधिकारियों से कहा भी है अपने अभी पिछली बैठक में कि हर राशन दुकान में महिला एवं बाल विकास के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और अस्पतालों में भी लगाने के लिए कहा है कि एक मरीज को क्या क्या चीज़ उनको भोजन में मिलना है, पौष्टिक भोजन में सुबह के नाश्ता में क्या मिलना है, दोपहर भोजन में क्या, रात्रि भोजन में उनको क्या क्या देने का प्रावधान है, वो उसको डिस्प्ले करें हॉस्पिटल में। उसी तरह से हॉस्टल में करें इसको डिस्प्ले, और शिकायत दर्ज करने का नंबर उसमें डिस्प्ले करके रखें कि अगर किसी के संग ऐसा उचित नहीं हुआ तो इसको शिकायत करें बहुत आसानी से। अभिकरण की अगर मैं बात करूं तो किस किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं आपके पास में? महिला एवं बाल विकास के माध्यम से, जो आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को जो पोषण आहार मिलता है तो महिला हितग्राही है, इनके बच्चे हितग्राही हैं, 0 से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, पहली से लेकर के 8वीं तक पढ़ने वाले जो स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे जो हितग्राही हैं इसके। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में जो रहते हैं, जाति जनजाति के जो हॉस्टल हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमारे हितग्राही हैं। और राशन कार्डधारी जितने हो तो सब हितग्राही हैं जी, और APL BPL सभी। तो अगर कहीं देखें तो प्रदेश का हर नागरिक APL का कार्डधारी है, यदि BPL के नहीं है तो APL के कार्ड बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो कम से कम बनवा सकते हैं वो जी। तो प्रदेश का हर व्यक्ति जो है एक तरह से हमारे उसमें उपभोक्ता की श्रेणी में है, और वो उनका कुछ न कुछ हित जो है इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा हुआ है। राशन कार्डधारियों को हमेशा ही परेशानी रहती है, हालांकि सरकार दावे करती है कि उनके सारे कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, उनकी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। आप अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? देखिए, राशन कार्ड बनाना और उसमें क्या प्रॉब्लम है ये वस्तुतः खाद्य आयोग का काम नहीं है। अच्छा। ये हमारा जो खाद्य विभाग जो है उसका हमारा उसमें ये अलग से विभाजन है खाद्य आयोग में, जिसका मैंने बताया कि जब एक बार कोई उपभोक्ता बन जाता है तो उपभोक्ता के हित का संरक्षण करना जो है वो खाद्य आयोग का काम है। पर उपभोक्ता कौन बनेगा, वो उसके लिए पात्र है कि नहीं है, ये हमारा खाद्य विभाग जो है इसके लिए फूड ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर जो निचले स्तर के हमारे और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान लेकर के उनका राशन कार्ड बनाना, उसमें क्या दिक्कत है इसको देखने का काम जो है वो उनका है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई उपभोक्ता है और उसके संग कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम संज्ञान में ले करके संबंधित अधिकारी को जरूर इसको नोटिस में लेने कहेंगे उसमें। अच्छा। संदीप जी, अभी क्योंकि ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है तो अब तक के आप क्या देख पाए हैं, किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या नया प्लान है कि ये चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित की जा सकती है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कितने हॉस्टल हैं, कहाँ कहाँ पर हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल में भोजन देने की क्या व्यवस्था है, उनका टाइमिंग क्या है। उसी तरह से महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ कहाँ पर कितने, उनकी हर जिला वार हम सूची एकत्रित कर रहे हैं। फिर हर एक जिला की बैठक लेकर के फिर हम रेंडमली भी जाएंगे उन जगहों पर कि हमारे पास सूची रहेगी तो हम उसके आधार पर कभी किसी महिला एवं बाल अपने आंगनबाड़ी केंद्र चले जाएंगे, वहाँ की क्या व्यवस्था है, पोषण आहार कैसे मिल रहा है। अभी जैसे पोषण आहार जो सब जगह मिलता है उसके लिए सेंट्रल व्यवस्था है कि एक ही जगह सारा पोषण आहार बन करके पूरे प्रदेश में जा रहा है। अभी उसको पोषण आहार बनाने के लिए कुछ 2-3 अलग अलग व्यवस्था और हमारी सरकार कर रही है। जो पहले हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में सारा काम जो है वो महिला जो समूह उनके पास था उसको सेंट्रलाइज करके एक जगह जो दिया था उसको फिर से डिसेंट्रलाइज करने का काम शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ों को हम देखेंगे कि कहाँ हम अचानक से जाकर उनको देखें। इसी तरह से राशन दुकान में उसके भंडारण की व्यवस्था कैसी है, राशन का जो चावल है और राशन के चावल की गुणवत्ता का एक नाम से है कि उसमें फोर्टिफाइड चावल कितना है। फोर्टिफाइड चावल होता है जिसको आम चावल में मिलाते हैं, और ये फोर्टिफाइड चावल जो कहते हैं वो फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है, जिसको कई बार आता था ना कि वो प्लास्टिक का चावल है हाँ। वो पानी में तैरने लगता है, वैसा कुछ नहीं है। फोर्टिफाइड चावल है, जिस फोर्टिफाइड चावल बनाने में जो चावल है उसको पहले पीस करके उसका आटा बनाते हैं। अच्छा। और उसमें कुछ पौष्टिक तत्व मिलाते हैं जिसमें कि आयरन है और B12 है और एनीमिया के लिए कुछ एक और तो 3-4 चीज़ उसमें पौष्टिक चीज़ मिला करके उस आटा में मिला करके फिर उसको लुगदी बनाते हैं, और लुगदी बना करके फिर चावल के आकार में उसको बना करके उसको ड्रायर से फिर चावल जैसे निकाल देते हैं।
तो वो जो चावल बन करके आता है उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड चावल, जो जिसमें कुछ और अलग से उसमें तत्व का मिलाया जाता है। नॉर्मल चावल की तरह? हाँ, नॉर्मल चावल से जो है उसमें आयरन है और आपके B12 है, ऐसा उसमें मिक्स करके वो आता है, और ये चावल फोर्टिफाइड चावल कहलाता है। संदीप जी, हमेशा जो राशन कार्ड की जो राशन की जो दुकानें हैं, ये हमेशा से प्रश्न का एक रहा है कि मतलब इसकी छवि हमेशा गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की चीज़ें हमेशा राशन की जो दुकानें हैं वहाँ पर देखी जाती है, सोसाइटी जिसे कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, पहले सब चीज़ें मैनुअल हुआ करता था, लोगों को नेतागिरी करके लोग धमका देते थे, कम दे देते थे। अब तो सारा चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं, अपना थंब लगाए बिना आपको चावल मिलेगा नहीं। तो सब चीज़ें जो है अब जो है डिजिटलाइजेशन होने के बाद में इनमें कोई गड़बड़ी के चांसेस जो है बहुत कम हो गए हैं। फिर भी हम देखेंगे कि इतनी पुख्ता व्यवस्था के बाद भी कहाँ पर कैसे गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी ना हो और लोगों को उनके अधिकार का चीज़ मिले। इस पर और हम चर्चा करके और इसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई आखिर इतनी पुख्ता व्यवस्था सरकार बनाने के बाद पहले जो जितनी गड़बड़ी थी उससे तो अब निश्चित रूप से बहुत, अभी जितना मैं आयोग में बैठने के बाद जब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ मुझको लगता है तो काफ़ी उसमें व्यवस्था बहुत मजबूत है। लेकिन अगर इसके बाद भी कहीं से कोई उसमें लूप होल होगा तो हम इसके विशेषज्ञ से पूछ के, और हम सब ज्ञानित हम ही नहीं है भाई, तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसका जो हमको नॉलेज आके देंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, हमारी कोशिश ये रहेगी वो इम्प्लीमेंट हो वहाँ। हम हमारे विभागीय मंत्री तक इन चीज़ों को बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को हम बताएंगे कि इसमें इन चीज़ें की संभावना दिखती है, इसको और कैसे रोका जा सकता है। तो अब तो हम हमारी सरकार के एक आँख नाक कान है वहाँ पर, एक और जितने आँख नाक कान है उसमें से एक आँख नाक कान हम भी बन गए हैं। तो हमको जो चीज़ें समझ आएगी, हम अपने विभागीय मंत्री हैं दयालदास जी बघेल हैं और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इसकी जानकारी देंगे, फिर वो जैसा उनका मार्गदर्शन होगा उसमें उस तरह से काम करेंगे निश्चित रूप से। एक अंतिम सवाल लूंगी कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था बना रहे हैं, कुछ सोचा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी से जब काम होगा तो जो जिसका हक है उसको उसका हक मिल पाएगा? ये जितनी व्यवस्था भी बनी है, जितना ये डिजिटलाइजेशन हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही है। मैंने कहा ना, अब इतनी व्यवस्था बन गई है कि सारा चीज़ जो है आपको कंप्यूटर के माध्यम से और इसके जितने ऐप्स बने उसके माध्यम से मतलब एक फ्रेम में सब दिखते रहता है कि कौन व्यक्ति चावल ले गया, कितना चावल आज चला गया है, राशन के वितरण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक राशन दुकान की क्षमता जो है वहाँ से उनको 600 क्विंटल राशन उनको बांटना है, तो पहले दिन उसने कितना बांट दिया, दूसरे दिन कितना बांट दिया, किन किन व्यक्तियों को बढ़ गया, ये सब आजकल डायरेक्ट कंप्यूटराइजेशन है ये, और मतलब पुख्ता व्यवस्था है। अब मैं यही कहा ना, इतनी व्यवस्था के बाद भी अगर कहीं कुछ हो रहा होगा मान लो जी, तो ये कैसे हो रहा होगा इसको भी समझना हमारे लिए एक चुनौती है। आप तो देखते हैं कि आजकल जो लोग गड़बड़ी करने वाले तत्व हैं, क्या फोन से आ जाता है आपका वो अकाउंट का पैसा गायब हो जाता है, फिर वो फोन से करने वाले कैसे भी कर लेते अरेस्ट करके वो लोगों को लूट लेते हैं। तो करने वाले तो इसमें इनके भी दिमाग अलग चल रहे हैं, तो इसमें भी हो सकता है कोई अपना दिमाग खेल रहा होगा, तो उसका भी पता लगाना और उसका तोड़ कैसे निकालना है, तो उस पर भी काम करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। तो ये थे हमारे साथ खाद्य विभाग आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा। अब उनका कहना है कि सरकार की एक और आंख नाक बनकर वो इस विभाग में अपनी पूरी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंसी से काम करने की, तो उसके लिए लगातार वो मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, सारी चीजें डिजिटल की ओर जा रही है ताकि गड़बड़ी की कोई भी संभावना जो है वो बाकी ना रह जाए, और लगातार इस पूरे विभाग में ट्रांसपेरेंसी से काम हो, जिसका जो हक है वो हक उन्हें मिले, चाहे राशन कार्ड की बात हो या फिर किसानों की परेशानी की बात हो, सभी का समाधान होगा। और लगातार संदीप शर्मा जी जो हैं वो डिजिटल की ओर जा रहे हैं ताकि कहीं भी गड़बड़ी ना पाई जाए। उसके बावजूद भी अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर भी अपने बड़े नेताओं से विचार विमर्श कर, मंथन कर उसका भी हल निकाला जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में समय देने के लिए। धन्यवाद।